नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप जो है, एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय। क्या होता है? सूर्य उदय। अब बढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार कि एशिया महाद्वीप है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर पूछे आपसे देशांतरीय विस्तार, तो इसका देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 33 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। इसको उपनामों से जाना जाता है। इसे भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। सभी धर्मों की आधे भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। विषमताओं का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप भी इस महाद्वीप को कहा जाता है और नदियों की सभ्यताओं का पालना भी इसी महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अंदर जो स्थलाकृति है वो विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका कितनी प्रतिशत है? 30% यहाँ का कुल स्थलाकृति है। और यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 60% क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। तो देखिए, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप को। देखिए, एशिया जो शब्द है, ये जो एशिया शब्द है, इस एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? हिब्रू भाषा का एक शब्द है। ठीक है। जिस वो शब्द कौन सा है? आंसू शब्द है। इस आंसू शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? सूर्य उदय होता है। क्या होता है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सूर्य उदय। ओके। अब पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार कि एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो कितना है। तो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिएगा, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देखिए, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों? 33 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। ओके। अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसमें? क्षेत्रफल के अंदर। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। ये आप सभी को पता भी होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि विश्व के कुल स्थलाकृति का कितना प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो वो 30% आता है। देखिए, विश्व के स्थल मंडल विश्व के स्थल मंडल का 30% भाग है वो क्या आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओके। अब आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का 60% यहाँ पर क्या करता है? निवास करता है। ठीक है। अब देखिए, साइबेरिया। साइबेरिया क्या है दोस्तों? साइबेरिया क्या है? रूस के एशियाई जो भाग है, रूस का जो एशियाई भाग है, यानी रूस के अंदर कोई छोटा मोटा जो भाग है वो एशिया रूस के अंदर आज का है एशिया महाद्वीप का, उसे क्या बोलते हैं? साइबेरिया के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं उपनाम। एशिया महाद्वीप जो है इसके किस किस उपनाम से इसको जानते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते। देखिए, भूत और भविष्य का जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप कहलाता है? भूत और भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहलाता है। उसके बाद देखिए, विषमताओं का महाद्वीप। विषमताओं का महाद्वीप भी किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। सभी धर्मों की आधे भूमि कौन सा महाद्वीप कहलाता है? वो भी एशिया महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं किसको? एशिया महाद्वीप को। और नदियों की सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को। तो आशा करता हूँ कि ये सभी टोटल चीजें आपको एक बार में याद हो गई होगी कि एशिया जो शब्द है, इस एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है और इस आंसू शब्द का अर्थ होता है सूर्योदय। ठीक है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की अक्षांशीय विस्तार की। तो ये क्या है? 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 33 डिग्री पूर्वी देशांतर से 160 डिग्री
पूर्वी देशांतर के मध्य देशांतरीय विस्तार है। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कोई है तो वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। अगर स्थल मंडल की स्थलाकृति या स्थलमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर उसका 30% है। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है। और रूस के अंदर जो एशियाई भाग है उसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं उपनाम की तो इसे भूत और भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप इसको इसी को कहते हैं। सभी धर्मों की अधे भूमि इसी महाद्वीप को कहते हैं। और महाद्वीपों का महाद्वीप भी इसी महाद्वीप को कहते हैं। और नदियों की सभ्यताओं का पालना भी इसी महाद्वीप को कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो स्लाइड है वो आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से याद हो गई होगी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर चर्चा करते हैं। देखिएगा अगली स्लाइड में देखिएगा क्या पूछा है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है? एशिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपसे पूछे तो वो किस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ओके, अब देखिएगा जैकोबाबाद, जैकोबाबाद को पढ़िएगा। जैकोबाबाद क्या है दोस्तों? एशिया का सर्वाधिक गर्म जो स्थान है वो कौन सा है? जैकोबाबाद है। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थान है। आगे देखिए बारखोयास्क, बारखोयास्क है वो साइबेरिया रूस के अंदर स्थित है। यहाँ पर 57 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? तापमान रहता है। क्या? बारखोयास्क साइबेरिया के रूस के अंदर स्थित है जहां पर 57 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? तापमान रहता है। अब पढ़ते हैं सिंगापुर। सिंगापुर देखिएगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है सिंगापुर। यहाँ सर्वाधिक क्या है? घनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस देश के अंतर्गत है? सिंगापुर के अंदर है। तो एशिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है? वो है सिंगापुर। अब बढ़ते हैं बोर्निया को। बोर्निया क्या है दोस्तों? बोर्निया सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर पूछे एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो कौन सा द्वीप है? बोर्निया द्वीप है वो एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, आगे देखिए जावा द्वीप। जावा द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। जावा द्वीप देखिए सबसे घना बसा हुआ है, सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर कुल कितने द्वीप है दोस्तों? 17,000 कुल द्वीप है। इंडोनेशिया के अंदर कुल कितने द्वीप आते हैं? 17,000 द्वीप है वो इस द्वीप के अंदर है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं? 17,000 द्वीप आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह पूछे तो वो कौन सा द्वीप समूह है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यहाँ पर कुल 17,000 द्वीप है। ओके, आगे पढ़ते हैं। चीन के बारे में पढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? चीन है। अरब प्रायद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है वो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप एशिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। आगे देखिएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की हम चर्चा करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और तिब्बत जो है वो किस देश में स्थित है? चीन के अंदर ये स्थित है। ओके, आगे देखिए पामीर का पठार। पामीर के पठार की अगर हम बात करें तो विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की छत के नाम से किस महाद्वीप को, सॉरी किस पठार को जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी को पहले से ही पता होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्लास और ये स्लाइड जो है वो आपको अच्छी प्रकार से याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से इसको जरूर देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, 2 की स्पीड में चलाकर इसको जरूर देखिएगा, आपको क्लास याद हो जाएगी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखिए मासीन राम पढ़ते हैं। मासीन राम में क्या है दोस्तों? देखिए मासीन राम, मासीन राम किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये मेघालय के अंदर है।
माचिन राम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेघालय के अंदर है। यहाँ पर 1175 सेमी वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक और एशिया में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा? माचिन राम। और ये इस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मेघालय के अंदर। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? माचिन राम में होती है। आगे देखिए, बेकाल झील। बेकाल झील किस देश में स्थित है दोस्तों? तो रूस में स्थित है। बेकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। और ये विश्व की सबसे खारी झील है। कौन सी? बेकाल झील, जो कहां पर स्थित है? विश्व की सबसे खारी झील अगर आपसे पूछे तो वो है बेकाल झील। एशिया महाद्वीप के अंदर है। अगर देश पूछे तो वो रूस के अंदर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो विश्व की सबसे खारी जो झील है वो बेकाल झील है और रूस के अंदर ये स्थित है। ओके, आगे देखिए, अदन या अमन को जानते हैं। अदन और यमन क्या है? सबसे शुष्क स्थान। सबसे शुष्क स्थान वो कौन सा है? अदन और यमन है। ठीक है, सबसे शुष्क स्थान अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? अदन और अमन है। वो सबसे शुष्क स्थान है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओके, आगे पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8850, 8850 मीटर है वो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? वो है 8850 मीटर। ओके, चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। याकटी सिकियांग। याकटी सिकियांग क्या है? नदी है, जो है कहां पर? चीन में। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? याकती सिकियांग नदी है। जो किस देश के अंतर्गत आती है? तो वो किस देश के अंतर्गत आती है? वो आती है चीन के अंदर आती है याकती सिकियांग, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, आगे पढ़ते हैं, गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है दोस्तों? भारत में है। और भारत में भी कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा अगर प्लेटफॉर्म आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहां पर स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर स्थित है, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देखिए, गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है कहां पर? गोरखपुर, यूपी के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं लैकवोन। लैकवोन क्या है दोस्तों? लैकवोन है, ये कहां है? तुर्की में, टर्की में है। कहां पर है? टर्की में। यह विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व की सबसे खारी झील अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? लेक वोन है। और लेक वोन है कहां पर? टर्की के अंदर स्थित है। कौन सी झील है सबसे खारी? लेक वोन है कहां? टर्की के अंदर। अगर आपसे पूछे कि बेकाल झील है, वो रूस के अंदर है, जो विश्व की सबसे खारी झील भी है। और विश्व की सबसे खारी झील और भी कौन सी है? लेक वोन है, वो भी कहां पर स्थित है? टर्की के अंदर स्थित है। अब देखिए, पेगांग झील को देखते हैं। पेगांग झील जो है, पेगांग झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? पेगांग झील है। और पेगांग झील की कुल ऊंचाई कितनी है? वो है 4267, यानी 4267 मीटर है वो पेगांग झील की ऊंचाई है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? वो है पेगांग झील। उसकी कुल ऊंचाई है वो 4267 मीटर है वो इसकी कुल ऊंचाई है। और ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड को, देखिएगा। अगली स्लाइड देखिए, कैस्पियन सागर को पढ़ते हैं। तो देखिए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। ये भी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर ये भी क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये थोड़ा मुझे डाउट नजर आ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बेकाल झील को भी बता दिया, लेक वन को भी बता दिया और कैस्पियन सागर को भी बता दिया। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल पढ़ते हैं। देखिए, बेकाल झील। बेकाल झील यहाँ पर क्लियर हो जाएगा शायद। बेकाल झील है, ये सबसे गहरी झील है। क्या है? बेकाल झील खारे पानी की झील है जो रूस के अंदर स्थित है, लेकिन ये सबसे क्या है? गहरी झील है। क्या है? ये सबसे जो है बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और ये क्या है? धरातल से 940 मीटर गहरी है। कितनी है? 1940 मीटर गहरी है। कौन सी झील? बेकाल झील।
तो ये क्या है, विश्व की सबसे गहरी, अगर आप झील पूछे कि विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील है तो वो कौन सी है, बैकाल झील, जो रूस के अंदर स्थित है। और 1940 मीटर की क्या है, गहराई है, धरातल से 1940 मीटर गहराई है बैकाल झील की। ठीक है, तो ये विश्व की क्या है, सबसे गहरी खारे पानी की झील है। जो पीछे जो लिखा गया था उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूंगा कि वो मिस्टेक से लिखा गया होगा। आगे देखिए, लेक वोन। लेक वोन के बारे में पढ़ते हैं। लेक वोन विश्व की सबसे खारी झील है, जो लवणता की दृष्टि से सबसे खारी झील है, यानी प्रति हजार यहाँ 300। लवणता कितनी है इसकी, 300 प्रति हजार। ये जो डॉट है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए एक हो तो ये 300 है, ठीक है, 100 में से होता है, और दो लगा दिए तो ये हजार में से है, तो हजार में से 300 इसकी क्या है, लवणता है। किसकी, लेक वोन झील की, जो विश्व की सबसे खारी झील है, जो स्थित है टर्की के अंदर स्थित है। अगर आपसे इसकी लवणता पूछ ले तो इसकी प्रति हजार कितनी है, 300 प्रति हजार है। ओके, अब देखिए मृत सागर को पढ़ते हैं। मृत सागर देखिएगा, मृत सागर विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील। विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील कौन सी है, मृत सागर, और इसे सी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। यानी मृत सागर को किस नाम से जाना जाता है, सी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मृत सागर को। और ये विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक झील है। ठीक है, इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है, मृत सागर है वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाता है कौन, मृत सागर। किसकी सीमा बनाता है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाता है कौन, मृत सागर, जिसे सी ओ पीस के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं अरब सागर। अरब सागर को देखिएगा, अरब सागर है उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। क्या है, अगर आपसे पूछे क्या अरब सागर है, वो उज्बेकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान के मध्य स्थित है कौन सा, अरब सागर। अब देखिए यहाँ पर टोनले सेप झील। टोनले सेप झील है, ये कंबोडिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, कंबोडिया में। टोनले सेप झील, टोनले सेप झील है वो कहां स्थित है, कंबोडिया के अंदर स्थित है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा अगली स्लाइड पढ़ते हैं। कोको जल संधि। तो कुल कितनी जल संधियां हुई है, वो टोटल जल संधियों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं कोको जल संधि। कोको जल संधि जो है वो देखिएगा, कोको जल संधि है वो म्यांमार और अंडोमान, भारत के अंडोमान निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। कोको जल संधि है वो भारत के म्यांमार और भारत के अंडोमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। कोको के बाद हम पढ़ते हैं ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल देखिए, दूसरी जल संधि कौन सी है, वो है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल देखिए यहाँ पर भारत का अंडोमान निकोबार, ग्रेट चैनल से आप ध्यान रखना, अंडोमान निकोबार पहले ले आएंगे और उसके बाद अंडो से अंडोमान निकोबार और फिर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के मध्य स्थित है क्या, ग्रेट चैनल। काको ग्रेट है कहां पर, अंडोमान निकोबार के अंदर। कहां पर है, काको ग्रेट है अंडोमान निकोबार में। तो काको से आपको रखना है कोको जल संधि, जो है कहां पर, काको मा ग्रेट है अंडोमान निकोबार में। तो मा से आपको म्यांमार ध्यान रखना है, अंडोमान निकोबार से अंडोमान निकोबार ध्यान रखना है, ग्रेट से ग्रेट चैनल ध्यान रखना है, और अंडोमान से अंडोमान रख लिया, और इंडोनेशिया से इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है। तीसरी है मलका स्टेट। मलका स्टेट देखिए, मलका से मैं से देखिएगा मल्य प्रायद्वीप, मलका स्टेट से क्या ध्यान रखोगे, मल्य प्रायद्वीप व सुमात्रा के मध्य स्थित है कौन सा, मलका स्टेट। तो देखिए, मैं से आपको मलका ध्यान रखना है, मल्य प्रायद्वीप ध्यान रखना है, और सै से आपको सुमात्रा के मध्य ध्यान रखना है। चौथा है सुंडा स्टेट। चौथा क्या है, सुंडा स्टेट। सुंडा से सु से आपको देखना है क्या, सुमात्रा व जावा के मध्य स्थित है कौन सी, सुंडा स्टेट। और पांचवा है वो है जोहर स्टेट। पांचवा क्या है, जोहर स्टेट। जो जोहर स्टेट है वो क्या है, मलय प्रायद्वीप व सिंगापुर के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, जोहर स्टेट मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोको चैनल। कोको चैनल है वो म्यांमार और भारत के अंडोमान और निकोबार के मध्य स्थित है। काको क्या है, ग्रेट है, तो ग्रेट है तो ग्रेट चैनल ध्यान रखना है। ग्रेट चैनल का है अंडोमान निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। फिर हम पढ़ते हैं क्या, मलका स्टेट। मलका से मैं से आपको रखना है मलय प्रायद्वीप, और मलय प्रायद्वीप व किसके मध्य स्थित है, मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप, और सह से आपको क्या रखना है, सुमात्रा। तो सुमात्रा के मध्य स्थित है कौन सा द्वीप, मलका स्टेट। उसके बाद कहते हैं सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट जो है,
सुंडा स्टेट आपको सू से रखना है, सुमात्रा, और जावा के मध्य क्या स्थित है, सुंडा स्टेट स्थित है। उसके बाद जोहर स्टेट, जोहर स्टेट से मलय स्टेट और सिंगापुर के मध्य क्या स्थित है, जोहर स्टेट स्थित है। तो ये 5 जल संधियां है एशिया महाद्वीप के अंदर। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड। देखिए जुगारियन पर्वत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जुगारियन पर्वत। जुगारियन पर्वत है वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है जुगारियन पर्वत। ये चीन के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। कहाँ है जुगारियन पर्वत, है कहाँ पर, सबसे पहले पढ़ते हैं जुगारियन पर्वत है कहाँ। तो जुगारियन पर्वत है वो चीन के अंदर है, और चीन के भी कहाँ, उत्तर और पश्चिम भाग के अंदर स्थित है जुगारियन पर्वत, एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है। अब देखिए नानसान पर्वत, ये नानसान पर्वत भी कहाँ है दोस्तों, चीन के अंदर स्थित है। ये चीन के किस भाग में स्थित है, उत्तर में। और जुगारियन पर्वत है वो उत्तर और पश्चिमी भाग में है, और नानसान जो स्थित है वो चीन के उत्तर भाग में स्थित है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखिए अल्टाई पर्वत, अल्टाई पर्वत है वो कहाँ स्थित है, मंगोलिया का सर्वोच्च जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, अल्टोई पर्वत है, अल्टाई पर्वत है। मंगोलिया का सर्वोच्च जो पर्वत है वो कौन सा है, वो है अल्टाई पर्वत। तो अल्टाई पर्वत है वो मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है। आगे देखिए पिगु योगमा पर्वत श्रेणी, पिगु योगमा पर्वत श्रेणी, पिगु योगमा पर्वत श्रेणी है वो भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। पिगु योगमा पर्वत श्रेणी, पिगु योगमा पर्वत श्रेणी है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कौन सी, पिगु योगमा पर्वत श्रेणी जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहाँ है दोस्तों, यूराल पर्वत है वो रूस के अंदर स्थित है। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है, रूस के अंदर स्थित है। अब पढ़ते हैं फ्यूजियामा पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत कहाँ है, जापान के अंदर। जापान का सबसे बड़ा पर्वत जो है वो कौन सा है, फ्यूजियामा पर्वत है। तो फ्यूजियामा पर्वत है वो किस देश का सबसे प्रसिद्ध या सबसे सबसे बड़ा पर्वत है, वो है जापान का। ठीक है। स्टालिन पर्वत, स्टालिन पर्वत है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, स्टालिन पर्वत है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। तेनसांग बाई पर्वत, तेनसांग बाई पर्वत है वो थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए आगे है सारामता शिखर, सारामती शिखर, सारामती शिखर जो है वो म्यांमार का सबसे ऊंचा शिखर है। म्यांमार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सारामती, सारामती शिखर है वो म्यांमार का सबसे ऊंचा शिखर है। अब पढ़ते हैं हम कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी, कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी है वो इराक का सबसे ऊंचा शिखर है। इराक का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कुर्दिस्तान है। अब पढ़ते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है दोस्तों, ये नेपाल के अंदर स्थित है हिमालय पर्वत, और इसे अल्पाइन काल में निर्मित है। ये कौन से काल में निर्मित है, अल्पाइन काल में निर्मित है। और ये क्या है, एक नवीनतम नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जुगारियन पर्वत। तो जुगारियन पर्वत कहाँ है दोस्तों, जुगारियन पर्वत चीन के उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। फिर पढ़ते हैं नानसान पर्वत, तो ये चीन के उत्तर में स्थित है। उसके बाद पढ़ते हैं अल्टाई पर्वत जो मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है। उसके बाद पढ़ते हैं पिंगु योगमा पर्वत श्रेणी, पिंगु योगमा पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके बाद पढ़ते हैं यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत है वो रूस के अंदर स्थित है। उसके बाद पढ़ते हैं हम हिमालय, हिमालय नेपाल के अंदर स्थित है, और ये अल्पाइन काल में निर्मित है, और इसे नवीनतम पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं फ्यूजियामा पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत है वो जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। उसके बाद पढ़ते हैं स्टाइलिन पर्वत, स्टाइलिन जो पर्वत है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद पढ़ते हैं तेनसांग बाई पर्वत जो थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। और उसके बाद पढ़ते हैं सारामती शिखर, सारामती जो शिखर है वो म्यांमार का सबसे ऊंचा शिखर है, वो कौन सा है, सारामती शिखर है। उसके बाद कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी जो इराक की सबसे ऊंची शिखर है, कौन सी, कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी। ओके, अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा मिकांग नदी को पढ़ते हैं। किस नदी को पढ़ते हैं, मिकांग नदी को। मिकांग जो नदी है, देखिए ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा के नाम से जानी जाती है। मिकांग नदी को दक्षिणी और पूर्वी एशिया की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, मिकांग नदी को। तो मिकांग जो नदी है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, और इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए ये सबसे लंबी भी है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है। ये कौन सी,
एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सॉरी, एशिया में ये सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी तो याकटी सिकियांग है, लेकिन ये मिकांग नदी भी है, वो एक एशिया की लंबी नदियों के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, याकटी सिकियांग, याकटी सिकियांग के किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है दोस्तों? संघाई। और संघाई है कहाँ? ये चीन के अंदर है। कहाँ पर है? चीन के अंदर है। तो याकटी सिकियांग जो नदी है, इसके किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है? संघाई है। जो संघाई है कहाँ पर? चीन के अंदर है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है याकटी सिकियांग। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? याकटी सिकियांग नदी है। आगे पढ़ते हैं हवांग हो नदी। हवांग हो नदी जो है उसका उद्गम हम पढ़ते हैं तो ओरिंग और जोरिंग, जोरिंग नोर जिलों से होता है। हवांग हो नदी जो है, हवांग हो नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ओरिंग नोर और जोरिंग नोर झीलों से इसका उद्गम होता है। किससे? ओरिंग नोर और जोरिंग नीर झीलों से उद्गम होता है। किसका? हवांग हो नदी का उद्गम। देखिए, हवांग हो नदी है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तो हवांग हो जो नदी है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चीन का जो शोक कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है? इसी हवांग हो नदी को कहा जाता है, चीन का शोक, और इसी को ही पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम होता है ओरिंग नोर और जोरिंग नोर जिलों से होता है। देखिए, ये क्या है? हवांग हो नदी है वो चीन के उत्तर दिशा के अंदर क्या होती है? प्रवाहित होती है। केवल और केवल उत्तर दिशा जो है चीन की, उसी के अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? हवांग हो नदी। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ रखना दोस्तों, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और चीन का शोक भी कहते हैं हवांग हो नदी को। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, दजला फरात नदी। दजला फरात नदी क्या है दोस्तों? दजला फरात नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? टोरेंस पर्वत से होता है। कौन से पर्वत से होता है? टोरेंस पर्वत से। और इसका समापन होता है, या ये जहां कर जाकर गिरती है, वो होती है फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दजला फरात जो नदी है, दजला फरात नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? टोरेंस पर्वत से होता है। और ये जाकर गिरती है, तो ये कहाँ पर गिरती है? फारस की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ओके। आगे देखिए, संयुक्त रूप से, यानी फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व, ये फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व, क्या? फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये संयुक्त रूप से शांत अल अरब कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत अरब, शांत अल अरब कहलाती है। फारस की खाड़ी में गिरने से पहले ये संयुक्त रूप से दजला फरात जो नदी है वो शांत अल अरब कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि शांत अल अरब के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो दजला फरात नदी को जाना जाता है शांत अल अरब के नाम से। ये, और आपसे पूछे कि फारस की खाड़ी के बाद में ये संयुक्त रूप बनाती है या पहले बनाती है, तो ये पहले बनाती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो भारत और कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? भारत और बांग्लादेश के अंदर। सिंधु का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यानी सिंधु नदी का जो मैदान है वो भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो भारत और बांग्लादेश के अंदर स्थित है। और बांग्लादेश को नहरों और नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश को नहरों का और नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नहरों और नदियों का देश जो कहा जाता है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। ओके। सिकियांग का मैदान, सिकियांग का मैदान है वो चाय और चावल के लिए प्रसिद्ध है। सिकियांग का जो मैदान है, सिकियांग का मैदान जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिकियांग का जो मैदान है दोस्तों वो चाय और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। आगे पढ़ते हैं लाओस। लाओस के बारे में चर्चा हम करते हैं यहाँ पर। लाओस, लाओस है, लाओस क्या है? एक देश। लाओस को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए मुख्य देशों के उपनाम, कि लाओस जो देश है उसे किस के नाम से जाना जाता है? हाथियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाथियों का देश कहा जाता है किसको? हाथियों का देश कहा जाता है किसको? लाओस को। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। और सफेद हाथियों का देश अगर आपसे पूछे तो वो किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। तो देखिएगा, थाईलैंड जो है, यहाँ पर देखिएगा, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो वो लाओस को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, पेनांग नदी, पेनांग द्वीप, सॉरी पेनांग द्वीप है, उसे भविष्य का सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। पेनांग जो द्वीप है, पेनांग जो द्वीप है, इस पेनांग द्वीप को भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है, या भविष्य का सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। किसको? पेनांग द्वीप को। आगे पढ़ते हैं म्यांमार, म्यांमार को पढ़ते हैं। देखिए, म्यांमार को 100 पेगंडाओं का देश कहा जाता है। तो किस देश को 100 पेगंडाओं का देश कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। नदियों व पर्वतों की भूमि, नदियों की और पर्वतों की भूमि किस को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है म्यांमार को। तो 100 पेगंडाओं का देश कहा जाता है म्यांमार को, और नदियों और पर्वतों की भूमि कहा जाता है, वो भी म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं श्रीलंका को। देखिए, श्रीलंका, श्रीलंका का, श्रीलंका को पूर्व का रतन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका जो है, इसे पूर्व का रतन कहते हैं, सिहल द्वीप इसे कहते हैं, सिहल द्वीप के नाम से, रत्नों का द्वीप के नाम से, और स्वर्ण वाटिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो श्रीलंका को पूर्व का रतन भी कहते हैं, सिहल द्वीप कहते हैं, रत्नों का द्वीप कहते हैं, और स्वर्ण वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? श्रीलंका को। अब पढ़ते हैं भूटान को। भूटान को देखिएगा, सरफराज का देश, सरफराज का देश यानी सांपों का देश कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। सरफराज का देश अगर पूछे तो वो किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। और इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी सरफराज का देश और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट और सरफराज का देश किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मालदीव, मालदीव को क्यों क्या कहते हैं? मूंगों का द्वीप कहते हैं। मालदीव को किस नाम से जाना जाता है? मूंगों के द्वीपों के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल को देखिएगा, इस्तांबुल को कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल जो है, इसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा कि किस देश को कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो इस्तांबुल को जाना जाता है। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं तुर्की को। देखिएगा, तुर्की यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, अब देखिएगा, इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। और यूरोप का रोगी देश भी कहते हैं, वो तुर्की को कहते हैं। अब देखिए, जकार्ता पढ़ते हैं। जकार्ता है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का कोलकाता कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का, दक्षिणी और पूर्वी एशिया का कोलकाता के नाम से जाना जाता है। किसको? जकार्ता को। तो देखिए, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया का कोलकाता कहा जाता है। किसको? जकार्ता को। किसको कहा जाता है? जकार्ता को। जापान को उगते हुए सूर्य, सूरज का देश कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? वो कहते हैं जापान को। तो उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ओके, आगे देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। देखिए, भारत, अपना भारत महान पढ़ते हैं। सर्वाधिक कृषि भूमि वाला देश, सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जो देश है, वो अपना भारत महान, किसानों का देश। ठीक है, भारत को कहते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड को देखेगा, थाईलैंड है विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है। तो थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, और थाईलैंड के अंदर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन भी होता है दोस्तों। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। रूस को पढ़ते हैं। रूस है, यहाँ सर्वाधिक कोयले के भंडार मिलते हैं। तो रूस के अंदर क्या मिलता है? सर्वाधिक कोयले के भंडार जो मिलते हैं, वो रूस के अंदर मिलते हैं। जापान को पढ़ते हैं। जापान वह देश जहाँ 75% जनसंख्या जो है वो नगरीय है, यानी शहरों के अंदर रहती है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ विश्व में 75% जो जनसंख्या है वो नगरीय है, यानी शहरों में निवास करती है। यहाँ पर जापान के 5 जो बड़े नगर है वो कौन कौन से हैं? जापान के 5 बड़े नगरों को पढ़ते हैं। सबसे बड़ा है क्या? टोक्यो। टोक्यो के बाद संघाई, संघाई सॉरी सॉरी
एशिया महाद्वीप के 5 बड़े जो नगर है उनको हम पढ़ेंगे, ना कि जापान के। सॉरी, एशिया के सबसे बड़े 5 जो नगर हैं वो उनको पढ़ते हैं। टोक्यो, शंघाई और कोलकाता और मुंबई और सियोल, ये 5 एशिया के सबसे बड़े नगर है। कौन से? टोक्यो और शंघाई जो चीन के अंतर्गत आते हैं, कोलकाता और मुंबई जो भारत के अंदर आते हैं, और सियोल जो आता है वो देखना पड़ेगा, पता नहीं कहां पर है। अब देखिएगा, पाकिस्तान का संवैधानिक नाम क्या है? पाकिस्तान का संवैधानिक जो नाम पूछे आपसे कि तो पाकिस्तान का संवैधानिक नाम क्या है वो जानते हैं। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का संवैधानिक नाम है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है? संवैधानिक नाम है। पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पर। पाकिस्तान है उसमें किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां स्थित है। यानी पाकिस्तान के अंदर किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है दोस्तों? वो है उर्दू। ठीक है। फैसलाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान का एक शहर है जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का क्या कहलाता है? मैनचेस्टर कहलाता है। अब देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एशिया महाद्वीप से संबंधित है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तारबेला बांध परियोजना, तारबेला बांध परियोजना है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है तारबेला बांध परियोजना, जो स्थित है सिंधु नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर स्थित है तारबेला बांध परियोजना? सिंधु नदी के ऊपर। अब पढ़ते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार को पढ़ते हैं। देखिए, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की आकृति में पर्वतों से घिरा एशिया का देश कौन सा है? म्यांमार। ध्यान रखना, घोड़े की नाल की आकृति से में पर्वतों से घिरा हुआ एशियाई देश है वो कौन सा है? म्यांमार है। घोड़े की नाल की आकृति के से ये पर्वतों से घिरा हुआ देश है म्यांमार। इरावती नदी, इरावती नदी जो है वो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। तो म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इरावती जो नदी है उसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, म्यांमार में अराकन चोमा पर्वत, अराकन चोमा पर्वत है, अराकन योमा पर्वत है वो भी कहां पर है? म्यांमार के अंदर स्थित है। सान का पठार भी कहां पर है? म्यांमार के अंदर है। माउंट पोपा, माउंट पोपा या मृत ज्वालामुखी है जो म्यांमार के अंदर है। म्यांमार के अंदर एक क्या है? ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? माउंट पोपा। माउंट पोपा एक मृत यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो है कहां पर? म्यांमार के अंदर। अब देखिए नेपिंडा, नेपिंडा क्या है? नेपिंडा है वो म्यांमार की वर्तमान जो राजधानी है वो कौन सी है? म्यांमार की वर्तमान राजधानी है वो क्या है? नेपिडा है। तो आपसे पूछे कि म्यांमार की वर्तमान राजधानी का नाम क्या है तो वो क्या है? नेपिडा है। ओके, आगे देखिएगा। पीयू शहर को पढ़ते हैं। पीयू शहर, पीयू शहर है ये सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? सुदूर पूर्व में चावल का कटोरा जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? पीयू शहर कहलाता था, जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बदक्सा, बदक्सा क्या है? बदक्सा है वो अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी भाग, अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो क्या कहलाता है? बदक्सा कहलाता है। यानी अफगानिस्तान का जो उत्तरी और पूर्वी जो भाग है उसको क्या कहते हैं? बदक्सा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? अफगानिस्तान के अंदर होता है। सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? अफगानिस्तान के अंतर्गत होता है। अफगानिस्तान को फिर से पढ़ते हैं। अफगानिस्तान है वो देखिए, जामकी मीनार, जामकी मीनार और बामियान घाटी, बामियान घाटी और जामकी मीनार है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। कौन सी? बामियान घाटी और जामकिया मीनार। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिएगा,